अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का लेक्चर रेपर्टरी पर है। इस लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि मेरे दोस्तों तुलबा व तालबात को रेपर्टरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सकें। जो कुछ बयान किया जाएगा ये कुछ भी नहीं सिवाय रेपर्टरी की अलिफ बे के, क्योंकि रेपर्टरी और रेपर्टराइजेशन एक गहरा समंदर है जिसमें गोताजन होने की ज़रूरत है। और जब एक होम्योपैथ इस समंदर में गोताजन होता है तो उस पर अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी होती है और वो होम्योपैथी के गौहर तलाश करने में कामयाब हो जाता है। रेपर्टरी पढ़ाने वाले बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन अरसा 12 साल से होम्योपैथी का एक अदना सा तालिब इल्म होने की वजह से पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा होम्योपैथ नहीं मिला जो ये बताता हो कि रेपर्टरी को पढ़ने और समझने के लिए आगाज़ कहाँ से किया जाए। मेरी जब भी नामवर होम्योपैथ से बात हुई तो वो मुझे हर दफ़ा किसी न किसी रूब्रिक में उलझा देते और कहते कि इस रूब्रिक की ये दवाई है और इस रूब्रिक की फ़लाँ दवाई होगी, जिससे मेरी दिली तस्कीन ना हो सकी। फिर सोचा कि एक आम होम्योपैथी के कारी को जो जो मुश्किलात पेश आती हैं इनको अपने अंदाज में बयान करूं। होम्योपैथी में डॉक्टर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मरीज़ जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, मरीज़ अपनी बीमारी का किस तरह से इजहार कर रहा है, मरीज़ के कौन से सिस्टम में बिगाड़ पैदा हुआ है, मरीज़ की बताई हुई अलामात को किस तरह रेपर्टराइज करना है, रेपर्टराइजेशन करने के लिए कौन कौन से कवायद व ज़वाबित होते हैं जिनको मद्देनज़र रखना होता है, आम अलामात को रेपर्टरी की ज़ुबान में कैसे तब्दील करना है, अलामत को रेपर्टरी की ज़ुबान में तब्दील करने के बाद जो रूब्रिक सामने आता है इसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है, ग्रेडिंग करने के बाद एक बिलमिसल दवाई कौन सी होगी। इन तमाम सवालों का जवाब इंशाल्लाह मैं आपको होम्योपैथिक डॉक्टर ट्रेनिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल के ज़रिए बताऊंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिसके ज़रिए हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। अपना और अपने करीबी लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और अल्लाह पाक हमें होम्योपैथी और होम्योपैथ्स की खिदमत करने के लिए हिम्मत और इस्तकामत अता करे और हमारी काविश को कबूल करे, आमीन। अब हम अपना लेक्चर बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। आप तमाम देखने और सुनने वालों को पाकिस्तान डॉक्टर्स ट्रेनिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ज़ेरे इंतज़ाम होने वाले लेक्चर में खुश आमदीद कहा जाता है। आसान होम्योपैथिक रेपर्टरी सीखने का सुनहरी मौका। डॉक्टर क्लार्क कहते हैं, होम्योपैथी कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड एज इट शुड बी विदाउट रेपर्टरी। होम्योपैथी को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, इसकी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती जब तक कि रेपर्टरी इस्तेमाल ना की जाए, और बगैर रेपर्टरी के होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। एम्स ऑफ रेपर्टरी, मकसद क्या है, होम्योपैथी रेपर्टरी के मकसद क्या हैं। एक मुकम्मल अलामत के अक्स की तस्वीर तलाश करने के लिए रेपर्टरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये एम होता है, ये मकसद होता है रेपर्टरी को इस्तेमाल करने का। बेड साइड इस्तेमाल, क्विक बेड साइड इस्तेमाल कह सकते हैं, बेड साइड इस्तेमाल कहें, दुरुस्त रेपर्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इसके एम्स होते हैं। तेज़ तरीन रेपर्टराइजेशन किया जाता है, ये इसके एम्स में शामिल होता है। एक उज़्व या बीमारी पर काबू पाने के लिए तवज्जो मरकूज़ करना, ये भी रेपर्टरी का अहम मकसद होता है। रेपर्टरी इंट्रोडक्शन, अब रेपर्टरी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि रेपर्टरी है क्या। रेपर्टरी में देखें तो व्हाट इज़ रेपर्टरी, रेपर्टरी क्या है। इट मीन्स स्टोर हाउस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। रेपर्टरी वो जगह है, वो चीज़ है, वो एक लाहे अमल है जिसके अंदर हम अलामात और निशानियों का एक स्टोर हाउस पाते हैं और हम समझते हैं कि ये साइन एंड सिम्टम्स लेंगे तो मरीज़ की केस टेकिंग हम कर सकेंगे। रेपर्टरी की डेफिनेशन, रेपर्टरी डेफिनेशन, ये मटीरिया मेडिका की अलामात
اور نشانیوں کی ایک انڈیکس یا فہرست ہوتی ہے جس میں ادویات کی درجہ بندی ایک منظم طریقے یا حروف تہجی کے ساتھ ترتیب دی جاتی ہے۔ روبرک، ریپرٹری میں استعمال ہونے والا جو لفظ ہوتا ہے، بار بار جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم روبرک کہتے ہیں۔ یہ روبرک کیا ہوتا ہے؟ یہ ریپرٹری کی زبان ہے جس میں لمبے جملے کو بغیر کسی معنی کو تبدیل کیے مختصر لفظ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ادویات کی فہرست کو درجہ بندی کے ساتھ ترتیب دیا جاتا ہے۔ ریپرٹرائزیشن، ریپرٹری کی ڈیفینیشن، روبرک، اور اب دیکھتے ہیں کہ ریپرٹرائزیشن کیا ہے۔ ریپرٹرائزیشن مریض کا کیس لینا، تجزیہ کرنا اور تشخیص کے ذریعے انفرادیت پر غور کرنے کے بعد ایک جیسی دواؤں کے گروپ یا بالمثل دوائی پر پہنچنے کا عمل ریپرٹرائزیشن کہلاتا ہے۔ ریپرٹوریل ٹوٹیلٹی، یہ علامتوں کا مجموعہ ہوتا ہے جسے ہم دوبارہ ریپرٹرائزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پوٹینشیل ڈفرینشیل فیلڈ، طاقتور امتیازی شعبہ یا میدان، یہ وہ علم العلامات امراض ہیں جو تصوراتی شبیہ کے ذریعے مجموعہ علامات کی کانٹ چھانٹ کے بعد باقی رہ جانے والی علامات پر غور و خوض یا فکر کرنا ہوتا ہے۔ گریڈیشن، ریپرٹری کے اندر بہت سے روبرکس اکٹھے کر لیے جاتے ہیں۔ اب ان روبرکس کو دیکھتے ہوئے بہت سی ادویات بھی اکٹھی ہوتی ہیں تو ان ادویات کی پھر گریڈیشن کی جاتی ہے۔ اب ان کی گریڈیشن کرنے کے لیے، گریڈنگ کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے گریڈیشن۔ ادویات کی مقداری اقدار کے مطابق درجہ بندی کی جاتی ہے۔ کراس ریفرنس، کنفرمیٹری یا متبادل، ہم آہنگی یا تقابلی۔ یوزز آف ریپرٹری، ریپرٹری کے استعمال کیسے ہیں؟ ریپرٹری کا استعمال کیسے کریں گے؟ ریپرٹری کا استعمال اپنی خواہش کے مطابق علامت کو تلاش کرنا ہے۔ دو ہم اثر ادویات کے مابین موازنہ یا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ وقت بچانے کے لیے ریپرٹرائزیشن کی جاتی ہے، یہ اس کا یوزز ہوتا ہے۔ زیادہ محنت سے بچنا ہوتا ہے، یہ بالمثل دوا تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے یا گروپ آف بالمثل ڈرگ کو تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کتاب کے حوالہ جات کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ریپرٹرائزیشن کے ذریعے ہم ایک ایسی دوا تجویز کر سکتے ہیں جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ مٹیریا میڈیکا کے پڑھنے میں مزید دلچسپی پیدا کرتی ہے۔ ریمیڈیز کو ایک ترتیب سے تلاش کرنا، مزمن امراض یا کیسز میں ریپرٹری کا استعمال، جب بالمثل دوا ناکام ہو جاتی ہے تو اس وقت ریپرٹری کا استعمال کرنا، تیز ترین علاج کے حصول کے لیے ریپرٹری کا استعمال کرنا، یک طرفہ بیماریوں کی تلاش کرنے کے لیے ریپرٹری کا استعمال، مستقل طور پر شفا کے لیے یا پھر نسخہ ثانی کے لیے ریپرٹری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنی کیس ٹیکنگ کو بہتر بنانے کے لیے بھی ریپرٹری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریپرٹری کا استعمال مٹیریا میڈیکا اور کیس کے مابین رابطے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ فلسفیکل بیک گراؤنڈ، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا ریپرٹرائزیشن کا فلسفیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جس نے کام کیا اس میں ڈاکٹر کینٹ بوننگھاؤسن اور اس کے بعد ڈاکٹر بوگر صاحب نے جو کام کیا، یہ اس کے فلسفیکل بیک گراؤنڈز ہیں۔ انہوں نے فلسفی پہ سیر حاصل بحث کی ہوئی ہے۔ ریپرٹری کی تعمیر، ریپرٹری کی تعمیر دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے یا دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کو ہم وسیع ریپرٹری کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اور مائکرو ریپرٹری، ایک چھوٹی ریپرٹری کے ذریعے سے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل کمپیوٹرائز دور ہے تو کمپیوٹرائز دور کے ذریعے سے چھوٹے سے چھوٹے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں بھی اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا مائکرو ورژن ہوتا ہے، مائکرو ریپرٹری کہلاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں لیمیٹیشن آف ریپرٹری، ریپرٹری کی لیمیٹیشنز کیا ہیں۔ تو ریپرٹری کی لیمیٹیشنز دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریپرٹریز کے اندر جو نمبر آف ریمیڈیز کتنی پائی جا رہی ہوتی ہیں، اس کی ایک لیمیٹیشنز ہیں، اور دوسری نمبر آف روبرکس کتنے پائے جا رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک لیمیٹیشنز ہیں۔ اور لیمیٹیشنز کے حوالے سے جیسے جیسے
नई जिद्दत आ रही है, नए से नए रूब्रिक्स, नए से नए अल्फाज, नए से नए इमराज आ रहे हैं, वैसे वैसे नए रूब्रिक्स भी बनते जा रहे हैं और उनको भी रेपर्टरी के अंदर ऐड किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है। और इसी तरीके से रेमेडीज़ की प्रूविंग का, अद्वियात की प्रूविंग का अमल अभी तक रुका नहीं है, ये भी जारी व सारी है। और इसी तरीके से रेपर्टरीज में अद्वियात भी शामिल हो रही हैं। स्कोप ऑफ रेपर्टरी, अगर हम बात करें कि रेपर्टरी का स्कोप क्या है, तो रेपर्टरी के स्कोप में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो मेंटल है, दिमागी अलामात। इसका स्कोप सबसे अहम तरीन जो सिस्टम देखा जाता है वो दिमागी सिस्टम देखा जाता है, मेंटल्स का सिस्टम देखा जाता है। नेक्स्ट उसमें कॉन्कॉमिटेंट्स देखे जाते हैं। कॉन्कॉमिटेंट्स के बाद हम क्लिनिकल्स की प्रूविंग को, क्लिनिकल के स्कोप की तरफ हम देखते हैं। फिर हम पैथोलॉजिकल्स जो चीज़ें आती हैं उसमें हम देखते हैं कि रेपर्टरी के स्कोप में पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं। नेक्स्ट और एंड पे जाके हमारे पास जो स्कोप आता है वो जनरल्स का आता है, अमूमियत का एक स्कोप आता है, इसको भी हम रेपर्टरीज में ऐड करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ रेपर्टरीज, रेपर्टरी का इर्तिका। रेपर्टरी का इर्तिका देखें, रेपर्टरी बनी कब से, कैसे इसको रेपर्टरी को बनाया गया, इसके रेपर्टरी के अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे जिन्होंने ये काम किया, पहला जो काम किया वो किस तरीके से हुआ और एंड तक जो काम हो रहा है वो कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहले जो काम हुआ, हानीमन के ज़माना से ही रेपर्टरी का इर्तिका हो चुका था। उसके बाद केंट से पहले रेपर्टरी का इर्तिका, जैसे कि बोनिंगहाउसन काम कर रहे थे, उसके बाद केंट के बाद रेपर्टरी पर काम हुआ। बहुत से लोगों ने केंट के बाद भी बहुत ज़्यादा काम किया और मौजूदा हालात में भी रेपर्टरी पर काम हो रहा है और ये जारी व सारी है, अभी तक इसमें रुकावट नहीं आई और ये चलता जा रहा है, क्योंकि दिन ब दिन नई से नई अलामात मिल रही हैं जिनको रेपर्टरी में ऐड किया जा रहा है और इसी के ज़रिए से रेपर्टरी आज वसी से वसी तरह होती चली जा रही है। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ रेपर्टरी लैंग्वेज, उसमें हम हिस्ट्री ऑफ रेपर्टरीज भी देखेंगे और रेपर्टरीज इन जनरल ये भी हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। रूल्स ऑफ रेपर्टरी लैंग्वेज, शुरू से अब तक होम्योपैथी का वजूद बरकरार रखने के लिए रेपर्टरी ने सही दवाई के इंतखाब के लिए लगन के साथ होम्योपैथी में जद्दोजहद करने वाले होम्योपैथ्स की मदद की है। हानीमन ने अलामात को किसी किस्म की रेपर्टरी में तरतीब देने के लिए सबसे पहले इक़दाम किए थे, ताहम इनके पहले शागिर्द क्लेमेंट्स वान बोनिंगहाउसन, जिन्होंने 1832 में पहली काबिल इस्तेमाल रेपर्टरी बनाकर इस जद्दोजहद का सेहरा अपने सर लिया था। क्लेमेंट्स वान बोनिंगहाउसन के पिछले वर्जन में मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने तोसीह की, जैसे एलन, जार, वॉन लिपि वगैरह। कुछ ने मुकम्मल तौर पर नए मुसव्वदे तैयार किए, जैसा कि जेनेट्री और नेर ने किया था। ये केंट ही था जिसने 1897 से 1899 तक एक रेपर्टरी के मुख्तलिफ हिस्सों को एक मुसव्वदे में और दर्जाबंदी की मंतक के साथ शाया किया, जो वक़्त के साथ साथ आजमाइश का बायस बना। केंट ने अपनी रेपर्टरी के मुख्तलिफ नुस्खे खुद ही शाया करवाए। दूसरा एडिशन 1908 में और तीसरा हाथ से लिखा हुआ एडिशन जो 1916 में इनकी मौत के तकरीबन 8 साल बाद 1924 में शाया हुआ। बाद में आने वाले एडिशंस केंट के तीसरे एडिशन वाले नुस्खे के मेयार तक कभी भी नहीं पहुँचे और इसे यानी मौजूदा एडिशन को इसके पैरोकारों और उनकी एहलिया क्लारा लॉइस के ज़रिए तरमीम शुदा थोड़ी सी तब्दीली के साथ सिर्फ ताज़ा तरीन वर्जन ही समझा जा सकता है। इसके बावजूद कुछ दहाइयों तक कोई और रेपर्टरी पेशरफ्त का चैलेंज लेने में कामयाब नहीं हुई। 1973 में बार्थल और क्लॉन्कर ने अपनी सिंथेटिक रेपर्टरी के पहले वर्जन की अशात का आगाज़ किया, जिसमें 14 मुसन्निफीन से हासिल करदा मालूमात शामिल की। बाद में 16 मुसन्निफीन से रेपर्टरी, ज़हन, आम अलामात, अमूमी, नींद और ख्वाब, मर्द और औरत की जिनसियत के 5 अहम चैप्टर्स तक की मालूमात शामिल की। अगरचा बार्थल और क्लॉन्कर ने अपने काम को ज़्यादा मुसन्निफीन
या ज़्यादा अबवाब तक नहीं बढ़ाया, लेकिन बहुत से लोगों ने इस रेपर्टरी को एक नया हवाला समझा। दीगर मज़ामीन रेपर्टरी के इर्तिका के बारे में तफसील से आगाह करते हैं। अब आएँ हम अपनी तवज्जो रेपर्टरी में मौजूद अलामात की ज़ुबान की तरफ मबज़ूल करते हैं। अलामात रेपर्टरी की ज़ुबान में। रेपर्टरी में अलामात की तरतीब। अलामत दरअसल एक जुमला है जो पढ़ने के काबिल और आम तौर पर तश्कील पाया है। रेपर्टरी के लिए इसकी तंजीम नौ की ज़रूरत है ताकि रेपर्टरी दर्जा बंदी के ढांचे में फ़िट हो जाए। टेलीग्राम जैसी जामियत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की अहलियत को बरकरार रखना असल में एक मुतनाज़ा मसला है। अलामत को रेपर्टरी की ज़ुबान में दोबारा तर्जमा करना, मरीज़ की ज़ुबान की फरावानी पर दोबारा तज्ज़िया किया जाना चाहिए और अक्सर औक़ात सबसे पहले रेपर्टरी के अल्फाज में तशरीह करनी चाहिए। रेपर्टरी का इख्तियार ये है कि आम ज़ुबान के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, क्योंकि सारे अल्फाज लिटरेचर में और ना ही लुगत में हैं। हम ड्रिंक का इस्तेमाल भी उस वक्त करते हैं जब कोई ये कहे कि उसने घूंट लिया, उसने अपनी चाय निगल ली, या पेपल्ड शराबखोरी, या स्वेल्ड चक्कर आना, ज़्यादा पानी से धोना की वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर जब भी इसे छींक आती है तो इसके सर में खौफनाक फट जाने का एहसास होता है, जैसा कि छींक आने पर सर दर्द से फट रहा है। ये एक अलामत है, छींक आने पर सर दर्द से फट रहा है। अब हम रेपर्टरी के तंजीमी ढांचे के बाद अलामत को तश्कील देते हैं। नंबर 1, स्टेप 1 बाब या चैप्टर। जो पहली बात की जाती है स्टेप 1 में, वो बाब होगा या एक चैप्टर होगा। हम चैप्टर के हवाले से बात करते हैं। उस बाब की वजाहत करें जिससे अलामत का ताल्लुक़ है। अगर अलामत दाखिल करने के एक से ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं तो मुमकिना बाब में अलामत को दाखिल करें और कम इम्कान वाली अलामत को दूसरे बाब में एक मुतरादिफ के तौर पर दाखिल करें। एक बाब में ऐसा लफ्ज़ हो सकता है जो अलामत में ज़ाहिर नहीं होता है। स्टेप 2, हेड रूब्रिक। चैप्टर के बाद हेड रूब्रिक की तरफ हम जाएंगे। फैसला करें कि कौन सा लफ्ज़ सबसे अहम है और जुमले को सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम करें ताकि ये सबसे अहम लफ्ज़ मारूफ लफ्ज़ बन जाए। कमी बेशी वाली अलामत कम अहमियत रखती है। इस शिकायत के मुकाबले में जो कमी बेशी से मुतासर हुई है, जैसे खाने के बाद नींद आना, स्लीपीनेस आफ्टर ईटिंग, ऐसी सूरत हाल में अमूमियत के बाद में नहीं जाना चाहिए। यानी खाना के बाद नींद आती है, लेकिन सोना, नींद आना, खाने के बाद, इस तरीके से अल्फाज को एंटर करना चाहिए। स्टेप 3, हेड रूब्रिक के बाद सब रूब्रिक आएगा और सब रूब्रिक की बात करते हैं। फैसला करें कि कौन सा लफ्ज़ इस मरहले में सबसे अहम है और अगर ज़रूरी हो तो जुमले के बकिया हिस्से को सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम कर दें ताकि ये लफ्ज़ इसी सतह का लफ्ज़ नंबर 1 बन जाए। जब ऐसा करते हैं तो रेपर्टरी में मौजूद इसी तरह की अलामात से मुवाजना करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा अलामात दाखिल करना पड़ती हैं। स्टेप 3 को उस वक्त तक दोहराना होगा जब तक कि वहाँ सब रूब्रिक की गुंजाइश पैदा ना हो जाए। रेपर्टरी की ज़ुबान में अलामात को मरहलावार कुछ मिसालों की सूरत में पेश किया जाता है। मिसाल के तौर पर एंगर विद रेड स्पॉट्स इन द फेस। अब हम असल फ़िक्रा पर गौर करें। गुस्सा से चेहरे पर सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं। इस फ़िक्रे को गौर करते हुए हम इसको एंटर करते हैं, इसकी फाउंडेशन देखते हैं, फाउंडेशन इसकी क्या बनती है। हम इस फ़िक्रे को लेकर सबसे पहले दिमाग के उन्वान या चैप्टर में जाएंगे। अब फाउंडेशन देखते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे दिमाग में गुस्सा से चेहरे पर सुर्ख धब्बे। नंबर 2 दूसरे तरीके से हम इसकी फाउंडेशन बनाएंगे। दिमाग
फिर हम गुस्सा देखेंगे, उसके बाद चेहरे पर सुर्ख दागों के साथ। तबसरा इसमें हम ये करते हैं कि चेहरा दूसरा सबसे अहम लफ्ज़ है, क्योंकि चेहरा वो है जो गुस्सा को खुद ही जाहिर करता है। अब इसी तरीके से जो हमने इस फ़िक्रे की फाउंडेशन बनाई, इस फ़िक्रे में अगर हम देखें 3 नंबर पर हम तीसरे एंगल से हम देखते हैं इसको दिमाग, फिर हम उसमें गुस्सा देखेंगे, गुस्सा के बाद हम उसका चेहरा देखेंगे, चेहरे के बाद फिर चेहरे के बाद सुर्ख धब्बों के साथ। अब हम ये फाउंडेशन बना रहे हैं। तीसरी फाउंडेशन हम 3B की फाउंडेशन दिमाग, फिर गुस्सा, फिर चेहरा, फिर चेहरे पर सुर्ख धब्बे के साथ। तो ये एक फ़िक्रे को हम इस तरीके से डिवाइड करते हुए एंटर करेंगे रेपर्टरी में, तो ये हमारी एक फाउंडेशन बनेगी। इसी तरीके से हम दूसरी एक मिसाल लेते हैं, डेल्यूजन, बॉडी एंड माइंड आर सेपरेटेड। अब असल फ़िक्रे पर गौर करें। असल फ़िक्रा क्या है? फ़रेब, जिस्म और दिमाग अलग हो गए हैं। नंबर 1 हम जब बात करते हैं दिमाग की, तो दिमाग में सबसे पहले हम जाएंगे फ्रेम में, फिर जिस्म और दिमाग अलग हो जाते हैं। दिमाग, फ्रेम, एहसास, जिस्म और दिमाग अलग अलग हैं। वहम एक अहम मसला की हैसियत से ज़ाहिर होता है, जिसमें अलहदगी का खदशा होता है। अब तीसरे एंगल से हम इसकी फाउंडेशन बनाते हैं। दिमाग के बाद वहम, वहम के बाद अलग या अलहदा, उसके बाद जिस्म और दिमाग हैं। नंबर 3 पर उसका बी पार्ट हम फाउंडेशन बना रहे हैं, रेपर्टराइजेशन कर रहे हैं। दिमाग, उसके बाद अलग, उसके बाद जिस्म, उसके बाद दिमाग अलग हैं। जिस्म और दिमाग और जिस्म हर सतह पर अहम अल्फाज हैं, क्योंकि ये अलहदगी के मामले में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।